हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दो तरह की होती है। एक हमारे अंदर की दुनिया और एक हमारे बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया, द वर्ल्ड इनसाइड अस, वो क्या बताता है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है और हम किस तरह का इंटेलिजेंस रखते हैं और किस तरह के काम करना पसंद करते हैं, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है। ये सारी चीज़ें जो हमारे स्वभाव से और हमारी कला से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू आवर आर्ट्स, रिलेटेड टू आवर कल्चर, रिलेटेड टू आवर इंटेलिजेंस, दैट इज ऑल आवर इनर वर्ल्ड। बाहर वो कुछ नहीं दिखता। दूसरी दुनिया बाहर होती है। बाहर की दुनिया जो होती है उसको हम सेंस कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी में सेंसर होते हैं, जिसको हिंदी में ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। सेंसर मतलब वी कैन टच एनीथिंग, स्किन से हम टच कर सकते हैं और गर्म है, ठंडा है, ये वाली फीलिंग हम में आ सकती है। दूसरा, आईज से, आंखों से हम देख सकते हैं कि कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, ये हमारा एक सेंसर है। इसी तरह से कान हमारे सेंसर हैं जो साउंड को परसेप्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। इसी तरह से हम सूंघ सकते हैं और पांचवा, हम टेस्ट कर सकते हैं। जीभ से किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि वो नमकीन है, मीठा है कि कड़वा है। और हमारे चारों तरफ ये जो दुनिया है जिसमें हम ये पांचों चीजों को यूज करके अपना नॉलेज बढ़ाते हैं कि ये चीज व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये ग्रे है, देख रहे हैं, ये साउंड ऊंचा है, नीचा है, म्यूजिक है, सुन रहे हैं, गर्म है, ठंडा है, छू रहे हैं। ये जो सारी दुनिया है, दिस इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी विच वी कैन सेंस इज फिजिकल वर्ल्ड। और वो फिजिकल वर्ल्ड के कुछ रूल्स हैं। फिजिक्स वो नॉलेज की ब्रांच है जिस ब्रांच में हम इन सब रूल्स को स्टडी करते हैं। उसके पहले एक वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज साइंस। एक हमारा इंटरनल वर्ल्ड है और दूसरा हमने देखा कौन सा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसका हमने नाम क्या रखा, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में साइंस क्या होता है, तो साइंस का सिंपल मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग, साइंस मीन्स नॉलेज। लेकिन हम सिर्फ नॉलेज को ही साइंस नहीं कहेंगे। साइंस का मीनिंग हम रखेंगे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज कैसे होता है कोई भी नॉलेज? पहले हमने काउंटिंग सीखी, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। उसके बाद हम ऑपरेशन सीखते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या। पहले काउंटिंग, फिर ऑपरेशन, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद इक्वेशन, उसके बाद परसेंटेज। इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। हम पहले इक्वेशन और बाद में काउंटिंग नहीं पढ़ते, हमने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
कुछ नियम बनाकर जब हम किसी नॉलेज को रखते हैं, नियम बनाकर नॉलेज को रखते हैं, तो उस नॉलेज को लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? साइंस। ये साइंस होती है। तो साइंस नॉलेज है, लेकिन कैसा नॉलेज? ऑर्गेनाइज्ड, एक सीरियल में बनाया हुआ नॉलेज। तो ये साइंस की एक डेफिनेशन बनती है। व्हाट इज साइंस? इसका एक लाइन में आंसर क्या होगा? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अच्छा, उसके बाद जब हम किसी भी नेचर में होने वाले फिनोमिना को देखते हैं, नेचर में हमारे बहुत सारी चीजें होते रहती हैं। जैसे हमने कहीं पे पानी को डाला और उसको बोला रुको, वो रुकता नहीं है, एक तरफ चला जाता है बह के। अच्छा ठीक है, हमने कहा तुमको बहना है तो इधर बह के जाओ, तो वो उधर नहीं जाता, इधर जाता है। तो हमने देखा कि साइंस हमारे नेचर के पास एक रूल है। रूल ये है कि जिस तरफ स्लोप होगा पानी उधर जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। अब हम इस रूल को स्टडी करना चाहते हैं इन डेप्थ, दैट इज साइंस, ऑर्गेनाइज। तो दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स का मीनिंग क्या हुआ? फिजिक्स इज study of nature, its laws. Laws means rules. Okay? ये फिजिक्स है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि दिन में हमको चारों तरफ लाइट दिखती है क्योंकि सन है, और रात को अंधेरा हो जाता है। सन चला गया, हमको चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं। क्यों? हमको मालूम है कि कल सुबह फिर से सन निकलेगा, और हमारा नेचर कभी भी इस बात को भूलता नहीं है कि दूसरे दिन सनराइज होना ही चाहिए। दिस इज ए लॉ ऑफ नेचर। कैसे हो जाता है ये कि वो भूलता नहीं है? कैसे होता है कि लाखों साल से वो ठीक टाइम पर सनराइज हो जाता है? अगर हम इसको स्टडी करेंगे, उसके फैक्ट्स जानेंगे कि अर्थ राउंड है, अर्थ घूम रही है, एक फिक्स टाइम में घूमती है, और इसलिए जब सन सामने आता है तो एक फिक्स टाइम पे दिन निकलता है। ये हमारा नॉलेज हो गया। तो ये जो नॉलेज हमने किया किसका? नेचर के लॉ का, नेचर के रूल का। तो नेचर के रूल का जब भी हम स्टडी करेंगे, उसका नॉलेज लेंगे, तो वो हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। दैट इज फिजिक्स। इसी तरह से नेचर के बहुत सारे लॉज होते हैं, और ये सारे लॉज को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना, दैट इज फिजिक्स। इसके बाद अगली चीज हम देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम नेचर के लॉज को, नेचर के रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। फिर उससे हम उसको कॉपी करते हैं। जब हम समझ जाते हैं, उसके अनुसार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसके अनुसार हम प्रेडिक्शन करते हैं, यानी भविष्यवाणी करते हैं, और वो भविष्यवाणी करके, हम प्रेडिक्शंस करके अपनी लाइफ को इजी करते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, देन दैट मेथड इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। फिर से साइंटिफिक मेथड में हम नेचर के लॉज को समझने की कोशिश करते हैं और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि हम समझ गए कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने से वो आगे जाता है, किसी इंजन को चलाने से वो ट्रेन को पुश करता है, किसी एरोप्लेन को उड़ाने से वो हवा में ऊपर उड़ जाता है। ओके, तो अगर हम किसी को फोर्स लगाएंगे, इंजन को
एक इंजन हमने बनाया, उसमें फोर्स लगाया, तो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि ये कितनी दूर जाएगा और 1 घंटे में कितनी दूर पहुंचेगा। हमने अगर नेचर के लॉ को स्टडी कर लिया तो हम ये बता सकते हैं कि ये 3 घंटे में कितनी दूर जाएगा, अगर हमको लॉज मालूम है। कौन से लॉज? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मालूम होगा तो हमको सारे फॉर्मूलाज भी मालूम होंगे और उससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जो ट्रेन यहां से चल रही है, इतने हॉर्स पावर का इंजन लगेगा, इतनी स्पीड आएगी, 24 घंटे बाद ये बॉम्बे पहुंच जाएगी। ये हमारी भविष्यवाणी है। ट्रेन चली, 24 घंटे बाद पहुंच गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हमने भविष्यवाणी की? क्योंकि हमने पहले नेचर के लॉज को स्टडी किया कि फोर्स लगने से कितना एक्सेलरेशन होता है, कितनी वेलोसिटी होती है और उससे कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है। ये सारे कैलकुलेशन हमने किए। अब नेचर में हम ये सारे लॉज देखते रहते हैं, हीट के लॉज कैसे होते हैं, लाइट के लॉज कैसे होते हैं, और उससे हम प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि अभी सन के सामने मून आ गया है, सूर्य ग्रहण लगा, अगली बार ये कब आएगा? तो हमने बताया अगली बार ये 3 साल 2 महीने 4 दिन बाद आएगा। एग्जैक्ट इतनी अच्छी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लॉज स्टडी किए, नेचर के लॉज को स्टडी किया। और कैसे स्टडी किया? साइंटिफिक मेथड से। सो साइंटिफिक मेथड इज टू अटेम्प्ट द लॉज इन ए वेरी minutely and very exactly. So we can now note down what is meant by science or scientific methods. Okay. So scientific method. So scientific method is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail as possible. और अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना है? यूज दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल दीज फिनोमिना। जैसे अगर हमको पता लगा कि भूकंप क्यों आते, हमने बार बार स्टडी किया, सोचा और भूकंप क्यों आते हैं ये नॉलेज हमने निकाला। अब हम उस नॉलेज को क्या यूज करेंगे? हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे कि अगर भूकंप आए तो हमारी बिल्डिंग नहीं गिरनी चाहिए, भूकंप आए तो हमको पहले पता लग जाना चाहिए। ये सारी चीजें हम करते हैं और इसमें हमको किसकी हेल्प मिलती है? साइंटिफिक मेथड्स की। इसी तरह से वाटर फ्लो के रूल हम समझते हैं, इसी तरह से एरोप्लेन जो हवा में उड़ेगा उसके लॉज हम समझते हैं और फिर हम ये जानते हैं कि हमको कितना बड़ा पंख बनाना चाहिए कि हम 100 आदमियों का एरोप्लेन बना सके। 500 आदमियों का एरोप्लेन बनाने के लिए कितना बड़ा ब्लेड बनाना पड़ेगा? ज्यादा बड़ा बनेगा एरोप्लेन ही बैठ जाएगा, छोटा बनेगा आदमियों को लेके उठा नहीं सकेगा। तो हम नेचर के रूल समझते हैं, तब हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। ये सब के लिए हमें क्या चाहिए? साइंटिफिक मेथड। एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? दिस इज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। अब साइंटिफिक मेथड एक्चुअली क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली जब हम साइंस के लॉज बनाते हैं तो हम एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं सीरियल वाइज। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अगर हमारे 6 के 6 स्टेप हो गए, देन वी से दिस इज साइंटिफिक लॉ, और हम इसको समझ गए और हम इसमें अब काम कर सकते हैं, फिनोमिना को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कौन से स्टेप होते हैं? सो दैट वी विल राइट नाउ। These are scientific methods. Scientific method, first step is observation. I will write only title. Observation, जो कुछ हमारे नेचर में हो रहा है उसको ध्यान से देखना। क्या देखना? कि जो नॉर्थ स्टार है अपनी जगह से नहीं हिलता है, दूसरे स्टार इधर से इधर आते हैं। मून किधर से राइज करता है, किस तरफ जाता है। जहां पर नदी की गहराई ज्यादा होती है
वहां पानी की स्पीड कम है, और जहां नदी की गहराई कम है वहां पानी की स्पीड ज्यादा है। ये सब हमने डिक्टेट नहीं किया, ये हमने देखा। डिक्टेट कौन करता है? नेचर। नेचर के लॉज इसको डिक्टेट करते हैं कि चीजें अलग अलग क्यों होती हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं। वी ओनली ऑब्जर्व इट, एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन को हम नोट कर लेते हैं। जब ये ऑब्जर्वेशन हम नोट कर लेते हैं तो हम इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वो कॉपी हम करते हैं अपनी लैब में आके। लैब में आके हमने कॉपी किया कि हमने पानी डाला था, इधर गिरा था, तो हम यहां पानी रखते हैं, अपने टेबल को ऐसा करते हैं तो देखते पानी इधर जाता है, टेबल को ऐसा करते तो पानी इधर जाता है। तो हमको एक चीज समझ में आती है कि पानी ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जाता है। पहाड़ को तो हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे, हमको पता नहीं था कि पानी ऐसा क्यों जा रहा है नदी में। लेकिन हमने जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा जाता है पानी, और जब ऐसा करते हैं तो पानी ऐसा जाता है, देन व्हाट डू वी प्रेडिक्ट कि पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है। देखो, ऐसा करके दिखाया। ये जो चीज हम कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड स्टेप जो हम ऑब्जर्व करके आए हैं उसको लैब में करेंगे, एंड दैट विल बी नोन एज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, जब ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उसके बाद हमने देखा कि हम कॉपी तो कर रहे हैं। अब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस मतलब क्यों हुआ, ऐसा करने से पानी इधर क्यों जाता है, ऐसा करने से इधर क्यों। तो हमने एनालिसिस शुरू किया कि कोई ना कोई चीज होगी जो इसको खींचती है। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो इधर क्यों खींचती है, ऐसा करते हैं तो इधर क्यों खींचती है। तो ये हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, ओके, ये एनालिसिस में हमने सोचा कि कौन सी चीज है जो इससे रिलेटेड है। तो हमने ये देखा कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। अब स्लोप होने से क्यों खींचता है, उसके लिए हमको फोर्स का नॉलेज है, फोर्स के कंपोनेंट्स का नॉलेज है। तो हम देखते हैं कि वो कंपोनेंट काम करता है जो कि स्लोप की डायरेक्शन में होता है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को खींचता है। वी विल नॉट गो इन डिटेल इन दैट। तो ये जो चीज हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्यों होता है, दैट इज व्हाट एनालिसिस। उसमें कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हो गए, फोर्स के लॉ लग गए, ग्रेविटी का लॉ लग गया, कंपोनेंट बनाने का लॉ लग गया। ये सारी चीजें जो हम सोचते हैं दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, कौन कौन से लेक्चर की क्वालिटी उसमें लगी, कौन कौन से लॉ की क्वालिटी उसमें लगी। सो दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद एक और तरह का एनालिसिस करते हैं कि मैंने इसको यहां से जब ऐसे किया तो देखा यहां से यहां पानी 10 सेकंड में आ गया, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये पानी 5 सेकंड में आ जाता है, ऐसे कर देता हूं तो 2 सेकंड में आ जाता है। तो ये एंगल बदलने से पानी का टाइम चेंज हो रहा है। तो मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं मैथमेटिक्स का कि कितना एंगल रखने से पानी को कितना टाइम लगता है। अब अगर मैं वो फॉर्मूला बना लेता हूं तो मेरा एनालिसिस और डेवलप हो गया, और उस एनालिसिस में मैंने एक ब्रांच और जोड़ी कि मैंने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। क्वांटिटी, 1 सेकंड में कितना पानी आएगा, ऐसा स्लोप करोगे पानी आएगा, ग्रेविटी के कारण आएगा, फोर्स के कारण आएगा। ये कैसा एनालिसिस हुआ, क्वालिटी, रीजन बता रहे हैं। लेकिन कितना करने से कितना आएगा, ये क्या बना, क्वांटिटेटिव। तो एनालिसिस 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये 2 तरह के एनालिसिस।
अच्छा, अब उसके बाद जब ये हो जाता है तो हमने जो क्वांटिटीज निकाली उसका हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो जब हम फॉर्मूलाज बनाते हैं डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करके उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी जो भी उसके पास है u प्लस अप्लाइड फोर्स अपॉन मास F अपॉन m क्या होता है a। ओके, तो v इज इक्वल टू u प्लस फोर्स अपॉन मास मल्टीप्लाइड बाई t, जितनी देर तक हमने फोर्स लगाया उससे हमको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। और बार बार हम इसको रख के देखते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला बना रहे हैं किसकी हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से। हमने एक मॉडल खड़ा किया। ये जो हम मॉडल खड़ा करते हैं किसी भी फिजिकल फिनोमिना का मैथमेटिकल मॉडल, जैसे F इज इक्वल टू m इंटू a, इस तरह के आपने 50 इक्वेशन पढ़े हैं, हम सारे याद करते हैं। इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिक्स में हो, काइनेमेटिक्स में हो, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो एनर्जी को तो हम समझते हैं क्या होती है, वर्क करने की कैपेसिटी होती है। किससे दिखती है वर्क करने की कैपेसिटी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मास है, तो उसके पास एनर्जी होगी। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने किया। अगर मास को इंक्रीज, भारी चीज अगर चल रही है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, हल्की चीज चल रही है तो उसके पास कम एनर्जी है, यानी एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। बहुत तेजी से आ रही है तो एक तेजी से आती हुई गोली बहुत अंदर तक धंस जाती है, इतना वर्क करती है। स्लो आती है तो इतना ही धंसती है, कम वर्क करती है। तो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर। और किसी चीज पर एनर्जी डिपेंड नहीं करती। तो हमको पता लग गया दैट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। व्हाट वी हैव डन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। अब हम मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके हमने एक रिजल्ट निकाला, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v टू द पावर 2। ये क्या बन गया, ये उस एनर्जी की मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई। जब हम एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक मॉडल हमने एनर्जी का बनाया और उसमें मैथमेटिक्स को यूज किया। अभी तक क्या था, किस किस पर डिपेंड करता है, अब हमने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मेकिंग फॉर्मूला, मेकिंग इक्वेशंस, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, हमने कर दी मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली और किसी को नॉलेज है नहीं, तो हम सोचते हैं ठीक होगा, सब लोग मान लेते हैं ठीक होगा, पर नहीं मानते। क्यों? सबका यह कहना है कि अगर आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग सही है तो इसके बेसिस पर भविष्यवाणी करिए। कैसे भविष्यवाणी करिए? भविष्यवाणी इस तरह से करिए कि एक आपने दो मैथमेटिकल मॉडलिंग की, एक जो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पर रहेगा उसके पास एनर्जी होगी, उसका फॉर्मूला mgh। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। फिर आपने नेचर का एक लॉ स्टडी किया दैट पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वन मोशन। इसका मतलब है आपका mgh हाफ mv स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की है, हमने उसको mv स्क्वायर नहीं लिखा, हाफ mv स्क्वायर लिखा। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे फॉर्मूले के बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि अगर आप 1 मीटर से किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो गिरने के बाद फिसल के उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, और जब वो उस वेलोसिटी से चलेगा तो उतनी दूर तक चलेगा, फिर रुक जाएगा।
ये हम क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी। ठीक है, किस बेसिस पे कर रहे हैं, अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पे। अब टाइम आ गया कि ये सच है कि नहीं है, इसको देखा जाए। तो हमने यहां से छोड़ा, नीचे आया, फिसल के गया, हमने उसकी वेलोसिटी नापी, कितना दूर गया उसको नाप लिया। दो चीज हो सकती है, या तो सच हो सकता है या झूठ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक प्रेडिक्शन किया। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हम क्या करते हैं, इससे प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। हमने प्रेडिक्शन कर दिया ये वाला कि इतनी स्पीड आएगी, इतनी दूर तक ऑब्जेक्ट जाएगा। और भी ऐसी चीजें हमने की, जैसे सन के सामने मून आया है, इसकी स्पीड घूमने की इतनी है, उसकी घूमने की स्पीड इतनी है, 4 महीने 17 दिन बाद, 4 महीने 17 दिन 4 घंटे के बाद फिर से मून उसके सामने आएगा। ये क्या है, प्रेडिक्शन। तो सबने कहा ठीक है, रुक जाओ, 4 महीने देख लेते। 4 महीने बाद, अभी हमने प्रेडिक्शन किया, 4 महीने बाद टाइम आया। अगर मून सामने आ गया तो हमारा फॉर्मूला ठीक था, उसका वेरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, वेरिफिकेशन। और अगर वो नहीं आया, फॉल्सिफिकेशन हो गया, फॉल्स है हमारा फॉर्मूला। यहां से हमने h हाइट से गिराया, हमने जो बताया था इस वेलोसिटी से ये जाएगी, अगर उस वेलोसिटी से गई तो वेरिफिकेशन, नहीं गई तो फॉल्सिफिकेशन। ये हमको करके दिखाना पड़ता है प्रेडिक्शन के बाद। तो प्रेडिक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अब अगर इसमें फॉल्सिफाई हो गया, नहीं आया रिजल्ट, तो हमारी सारी की सारी मेहनत यहां से लेके यहां तक बेकार। और अगर वेरीफाई हो गया तो हमारी थ्योरी लॉ बन जाएगी, कानून, नियम बन जाएगी कि हमने नेचर के लॉ को, नेचर के रूल को स्टडी किया, इन डेप्थ स्टडी कर लिया। Systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail as possible। तो हमने ये साइंटिफिक मेथड पूरा लगाया, और जब हमारे प्रेडिक्शन करेक्ट निकलने लगे तो इसका क्या मतलब है कि हमने उसको इन डेप्थ स्टडी कर लिया। ये जो स्टडी करने का मेथड है और अपने नॉलेज को एनहेंस करने का मेथड है, दिस मेथड इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, किसी ने कुछ भी बोल दिया कि हमारे दादाजी बोलते थे ऐसा करने से ऐसा होता है, दैट इज नॉट साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के लिए हमको ये सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, देन वी से व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। ओके, इसके हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ए साइंटिफिक मेथड। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ओके, अब इसके बाद कुछ और फैक्ट है हमारे फिजिकल वर्ल्ड के, फिजिक्स की दुनिया के, और वो बहुत केयरफुली ड्रॉन आउट किए गए हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नंबर 1 इसमें, दैट इज वन ऑफ दैट रूल इज देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। There is no final theory in science। जैसे जैसे हमको सबूत मिलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी थ्योरीज चेंज होती जाती हैं, और हमको उनके लिए तैयार रहना चाहिए। We should always welcome new theories for any one phenomena। जैसे लाइट में हम चीजों को देखते हैं, तो कोई भी लाइट एक ऑब्जेक्ट से चल के हमारी आंख तक आती है तो वो हमको दिखती है। कैसे चल के आती है, हाउ इट ट्रेवल्स, डज इट ट्रेवल लाइक एन एरो और डज इट ट्रेवल इन द वेव्स लाइक वाटर वेव्स। और ऐसे पानी जैसे बीच की कोई चीज ऐसे हिलती है और हमारी आंख तक आती है।
ये दो चीजें होती हैं एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने की। तो टाइम टू टाइम साइंटिस्ट आते गए, बताते गए। किसी ने कहा एरो जैसे चलती है, किसी ने कहा वेव जैसी चलती है। सब ने अपने अपने प्रूफ दिए, सब ने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, सब ने प्रेडिक्शन किए, सबके वेरिफिकेशन भी हुए। तो जब एक आता है, दूसरा आता है, उसको गलत ठहराता है, अपनी नई थ्योरी लगा के उसको करेक्ट बताता है। तो हम उसको बोल नहीं सकते कि जो पुराना बता के गया वो ठीक है। नो, हमारा साइंस का रूल क्या है? वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर न्यू इन्वेंशंस एंड न्यू थ्योरीज। और कोई भी थ्योरी जो बन जाती है वो ऐसी पत्थर की लकीर नहीं होती कि वो बदलती नहीं। सैकड़ों सालों तक ये थ्योरी थी कि अर्थ अपनी जगह पर स्टेशनरी है और सन चारों तरफ घूमता है। हम देखते हैं रोज सन इधर से आता है, शाम को इधर जाता है, फिर सुबह इधर आता है, फिर शाम को इधर जाता है। एंड दिस वाज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद जब ये बताया साइंटिस्ट लोगों ने कि नहीं, ये सन सेंटर में रहता है और अर्थ उसके चारों तरफ मूव करती है, तो लोग मानने को तैयार नहीं हुए। दैट वॉज ए वेरी बैड फेज ऑफ साइंस। यहां तक कि जिसने ऐसा बोला उसको फांसी की सजा हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है और तुम बोल रहे हो कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है। नियम को बदल रहे हो। अब इतनी बार नियम बदले जा चुके हैं कि अब हम लोग इस नियम को ही एक नियम बना देते हैं कि नियम हमेशा बदले जा सकते हैं। वी कैन ऑलवेज चेंज द रूल्स whatever we observe, because nature is such a big thing. नेचर इतना बड़ा है, नेचर में इतनी वैरायटी है, नेचर हैज गॉट सो मेनी वंडर्स कि हमारा छोटा सा दिमाग उस नेचर के वंडर्स को नहीं समझ सकता। हम लोग भी नेचर से ही बनते हैं। जब हम पैदा होते हैं एक छोटे से सेल के फॉर्म में, इतने बड़े आदमी बन जाते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर उसी नेचर में मिल जाते हैं। तो कहां से बनते हैं? इसी नेचर से। इसी नेचर से हम बनते हैं और इसी नेचर के रूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमको पैदा किया। सो फॉर अस नेचर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हमको जब कोई नई चीज दिखती है हम बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रूल होता है। और हम उस अंधे आदमी जैसा काम करते हैं, उस ग्रुप के जैसा काम करते हैं जो हाथी को देखने चला गया। एक अंधे ने आकर रिपोर्ट दी, हाथी पेड़ के खंबे जैसा होता है, मोटा और ये लंबा। दूसरे का नहीं, हाथी पहाड़ जैसा होता है, ऐसा हाथ फेरो, ये इतना बड़ा पत्थर। क्यों? उसने पेट पे हाथ लगाया था, पहले वाले ने पांव पे हाथ लगाया था, तीसरे ने कान पे हाथ लगाया था। बोले नहीं, हाथी सूपा जैसा होता है। तो हम लोग भी यही करते हैं। नेचर का जो पार्ट हमारे सामने दिखता है उसको हम रूल बना देते हैं। ये साइंस का रूल, ये फिजिक्स का रूल। बाद में दूसरा आदमी आता है, बोलता है अरे तुमने तो इस तरफ से देखा था, मैं दूसरी तरफ से भी देख के आया, तो उसका तो पैर भी होता है। तो हम उससे लड़ने पे उतारू नहीं होंगे। हम बोलेंगे ठीक है, हमने भी देखा, तुमने भी देखा। लेट अस अंडरस्टैंड बोथ। अब हमारा नियम बन गया कि जब भी कोई नया आइडिया आता है उसको हमेशा वेलकम करो, उसको अपोज मत करो। दैट इज, देयर इज नो फाइनल थ्योरी कि अगर मैंने बोल दिया कि हाथी पेड़ जैसा होता है तो पेड़ जैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। समझ गए? वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू वेलकम न्यू आइडियाज एंड देयर इज नो थ्योरी एज फाइनल थ्योरी। कितने बड़े आदमी ने भी बोली हो कि ऐसा होता है, नो, दूसरा आदमी आके उसको चेंज कर सकता है। न्यूटन और आइंस्टाइन, ये दोनों फिजिक्स के हमारे दो टॉप पर्सन्स हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं और उनकी बोली हुई बहुत सारी चीजें हमने गलत बनाई हैं। बाद में पता लगा कि उन्होंने जो जो चीजें बोली थी उसमें भी गलतियां थी। तो उसका यह मतलब नहीं कि आइंस्टाइन ने बोला है तो वो ठीक ही होगा, न्यूटन ने बोला है तो ठीक ही होगा। सो नाउ वी आर रेडी फॉर दैट, और साइंस में हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, दूसरी चीज,
अब जो हमारे नेचर की साइंस होती है उसकी स्टडी बहुत ज्यादा हो गई, तो हमने ना उसकी ब्रांचेस बना ली। ब्रांचेस किस तरह से बनाई? तो जैसे जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो हमने एक ब्रांच बना ली बायोलॉजी, किसी भी एनिमल के बारे में बायोलॉजी। इसी तरह से जब मॉलिक्यूल, एटम एक दूसरे में चेंज होते हैं और नए नए कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम लोग उस नॉलेज को पूरा हमने बना दिया केमिस्ट्री। इस तरह से साइंस की एक ब्रांच बन गई बायोलॉजी, एक साइंस बन गई केमिस्ट्री, और एक ब्रांच जो लॉज के बारे में बात करती है, दैट इज फिजिक्स, कि नेचर के बेसिक फंडामेंटल लॉज क्या हैं, जिन लॉज के कारण एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और मटेरियल बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, इन सब के पीछे क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, वो सारे रूल्स की स्टडी हम करेंगे। और वो रूल्स की स्टडी कौन सी ब्रांच कहलाएगी? फिजिक्स। इस तरह से हमने साइंस के मेन 3 टुकड़े कर दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर जैसे जैसे ये बड़ा होता चला गया, नॉलेज और इंक्रीज होता गया, इसकी और ब्रांचेस आ गई। जैसे फिजिक्स में पहले हम स्टडी करते थे कि ग्रेविटेशन लॉ से सन, मून, अर्थ, दूसरे स्टार कैसे एक दूसरे को फोर्स लगाकर खींचकर रखते हैं और चलते हैं तो कितने दिन में घूमते हैं, किस रास्ते से घूमते। अब धीरे 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 ये साइंस इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि स्टार्स भी इतने ज्यादा बढ़ गए कि हमने इसकी ब्रांच ही अलग कर दी, उसका नाम रख दिया एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। So that astronomy is now a separate branch which was a branch of physics. अभी भी फिजिक्स में हम लोग एस्ट्रोनॉमी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यूनिवर्स विच आर सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स। अब इस तरह से स्टडी करके आगे बढ़ती गई। जियोलॉजी एक ब्रांच आ गई केमिस्ट्री से निकल के, ऐसे करके ब्रांचेस बढ़ती चली गई। सो दीज आर ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब उसके बाद हम एक दूसरी चीज पर आते हैं, एंड दैट इज प्रिंसिपल थ्रस्ट एरियाज इन फिजिक्स। प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने के तरीके में हम क्या मेथड अपनाते हैं, किस चीज पर हम जोर डालते हैं। थ्रस्ट, जोर डालना। पढ़ने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी भी चीज का नॉलेज लेने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको रोज सुबह उठ के रटना है, अपना प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है। इंग्लिश आपको पढ़नी है तो उसका लिटरेचर बहुत पढ़ना है, पुराने जो लोग लिख के गए उसके बारे में पढ़ना है। तो हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। तो फिजिक्स में हम लोग किस मेथड पर जोर देते हैं कि फिजिक्स को हम लोग अच्छे से पढ़ सके, दैट मेथड विल बी नोन एज थ्रस्ट एरिया। फिजिक्स के थ्रस्ट एरियाज, प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ स्टडिंग द फिजिक्स, 2 तरीके हैं। ये दोनों तरीके हमको याद रखने हैं। वन इज यूनिफिकेशन, एंड द सेकेंड मेथड इज, इन्होंने उसका नाम दिया है रिडक्शन। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ये 2 मेथड्स हैं टू स्टडी फिजिक्स। अब ये दोनों मेथड क्यों? आंसर है टू मेक द फिजिक्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज ये इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि हमको समझ में नहीं आएगी। इसलिए फिजिक्स को समझने के लिए ये 2 मेथड हम अप्लाई करेंगे। पहला
यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ये चाहते हैं कि फिजिक्स में जो प्रिंसिपल है, दो चीजों को हमको समझना है, फिनोमिना एंड प्रिंसिपल, दो शब्दों को देखिए एग्जाम्पल के साथ। फिनोमिना और प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है एनी ऑब्जेक्ट विच हैज गॉट मास विल अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देयर इज वन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फिनोमिना समझिए। फिनोमिना है द वॉटर फ्लोज डाउन टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। नीचे जाना चाहता है, हमेशा गड्ढा करते जाओ, जाते जाएगा। उसका निशाना कौन है? अर्थ के नीचे से नीचे, सेंटर ऑफ द अर्थ। नंबर 2, अर्थ मूव्स अराउंड सन। ठीक है, ये भी एक फिनोमिना है। नंबर 3, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये भी एक फिनोमिना है। ये सब क्या है? फिनोमिनास। इन सब फिनोमिनास को हम अलग अलग स्टडी करते हैं। इसका रूल ऐसा, इसका रूल ऐसा, इसका रूल ऐसा, और ऐसे करते करते हमने 100 फिनोमिनास के रूल्स याद किए। हमारा बहुत सारा नॉलेज, एफर्ट और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों? 100 चीजें हमको याद करनी पड़ी। इसके बजाय फिजिक्स फेवर करता है कि आप सिर्फ एक चीज याद रखो, the two objects which are having mass will attract each other due to gravitational force. पानी नीचे क्यों जाता है? Because there is a force of attraction. अर्थ सन के चारों तरफ ऐसा चलती है, इसको छोड़कर ऐसे क्यों नहीं चली जाती है? Because of force of attraction, बार बार इसकी तरफ मुड़ते जाती है। Force of attraction, that is gravitational force. यूनिवर्स एक्सपैंड होगा, फिर ऐसा वापस आएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एक स्टार का इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं कि स्टार जब अपनी एनर्जी लॉस करता है तो उसके सारे पार्टिकल ऐसा सिकुड़ते हैं और एक दूसरे को इतनी जोर से दबाते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन स्टार। दबाकर एक दूसरे को तोड़ देते हैं और एकदम छोटा सा डेंस पार्टिकल बन जाते हैं। दैट इज इवोल्यूशन ऑफ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? क्या जरूरत है उनको ऐसा सिकुड़ने की? खड़े क्यों नहीं रहते? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप देख रहे हैं फिनोमिना न्यूट्रॉन स्टार बनने का है, यूनिवर्स के मोशन का है, अर्थ के घूमने का है, पानी के नीचे जाने का है। सब फिनोमिना के पीछे एक सिंगल लॉ है। कौन सा? यस, ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरह से हम क्या चाहते हैं कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब का हम एक ही कारण बना लें। अगर हमको उसकी चाबी मिल जाए कि नेचर का ऐसा कौन सा लॉ है जो इतने सारे फिनोमिनास को कंट्रोल करता है, ठीक है, इतने सारे फिनोमिनास को एक ही लॉ कंट्रोल करता है, तो चलो हम उस लॉ को स्टडी कर लेते हैं। अगर हमने उस लॉ को स्टडी कर लिया तो हम हर चीज को एक्सप्लेन कर लेंगे, हजारों चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे। इसलिए हमारा अटेंशन, हमारा जोर, हमारा थ्रस्ट किस पे रहेगा? टू स्टडी दैट सिंगल लॉ which is controlling so many phenomena. This is thrust of unification. Uni means one. तो एक लॉ हम ऐसा स्टडी करना चाहते हैं जो नेचर के सभी फिनोमिनास को कंट्रोल करे, और अभी तक हम उस लॉ का पता नहीं लगा पाए। ठीक है, अगर नहीं लगा पाए तो हम कोशिश क्या करते हैं? हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं कि ये 100 फिनोमिना जो दिख रहे हैं इसके पीछे ये वाला लॉ है, लेकिन ये जो दूसरे 200 फिनोमिना दिख रहे हैं इसके पीछे ये लॉ नहीं है, ये इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो चलो इसके लिए ये दूसरा लॉ है। लेकिन कम से कम उसने क्या किया? 200 को एक बना दिया। इस तरह से हमने ये देखा कि नेचर में
1 मिलियन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे 100 लॉज काफी, लेकिन उस 100 को हम 1 नहीं कर पाए। 10,000 के लिए एक लॉ, 1000 फिनोमिना के लिए एक लॉ, इसके लिए एक लॉ। एक चीज हमने सक्सेसफुली क्या कर ली, नंबर ऑफ लॉस को कम करते चले गए। जितने कम होंगे उतनी हमारी स्टडी अच्छी होगी। वी कैन नॉट रिमेंबर 1 लाख फिनोमिना, वी कैन रिमेंबर 100 लॉस। 100 लॉ तो हम लोग याद कर लेते हैं आराम से, 11th-12th में याद कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे thousands ऑफ फिनोमिना वी कैन एक्सप्लेन। समझ आया? तो ये वाला फिनोमिना क्या कहलाता है, बहुत सारे लॉस को, बहुत सारे फिनोमिना को एक लॉ से एक्सप्लेन करना, यूनिफिकेशन। राइट? सो नाउ वी विल राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। सो efforts are made to explain different phenomena in nature on the basis of either one law or minimum laws. एग्जाम्पल हम वही दे रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। एप्पल ग्राउंड पे गिरता है, पानी नीचे की तरफ जाता है, अर्थ मूव अराउंड सन, एंड ऑल दीज फिनोमिना आर एक्सप्लेन बाय ए सिंगल लॉ, दैट इज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो स्टडी करने का तरीका है, फिजिक्स को स्टडी करने का, दिस वी कॉल एज यूनिफिकेशन। And now we see the second method, and that is reductionism. This is second thrust area of physics. अब ये second thrust area reductionism कैसा होता है? Reduction means reduce करना। इसमें हम किसी भी प्रोसेस को reduce कर देते। Reduce करना means छोटा छोटा करना। हमको एक बड़ी सी प्रोसेस समझनी है कि हमारे पावर हाउस में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। तो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी हमको बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दिखता है। जब उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम नहीं समझ सकते हैं तो क्या करते हैं, उस प्रोसेस के हम छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। जैसे हम कैसे समझाते हैं, कोयले को हमने जलाया, जलाने से उसमें से हीट निकली, अंदर कार्बन का रिएक्शन हुआ, C+O2 CO2, कार्बन जला और उसमें से हीट निकली। सो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। समझ आया? तो आपने कहा आया। ओके। फिर हमने ये बोला कि उस हीट एनर्जी से हमने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया, और जब वो स्टीम बनता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये समझ आया? आ गया। अब अगर हमने उस स्टीम को एक छोटे से बॉक्स में रखा जिसमें पिस्टन लगा है, तो जब वो स्टीम बनेगी, हीट होगी, एक्सपेंड होगी, तो उसको चलाएगी पिस्टन को। ओके, यहां पिस्टन नहीं, हमने एक नोजल बनाया, उस नोजल में से वो बड़ी स्पीड से निकलेगी, उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड होगी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां तक समझ आ गया? वो जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम के पार्टिकल के पास, उसको हमने एक पंखे के ब्लेड पे गिराया, उस पंखे का नाम है टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड पे गिराया तो उसने उस टरबाइन को घुमा दिया। इसमें इतना ज्यादा फोर्स, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये टरबाइन को बड़ी स्पीड से घुमाती है। तो ये रोटेशनल एनर्जी आ गई टरबाइन में। उस टरबाइन के शैफ्ट में हमने एक इलेक्ट्रिकल कॉइल लगा दी, उस इलेक्ट्रिकल कॉइल के चारों तरफ मैग्नेट लगा दिया, और हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडे। वो ये बताता है कि जब कोई कॉइल मैग्नेट के बीच में घूमती है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। अब हमको क्या मिल गई कॉइल से? इलेक्ट्रिसिटी। घुमाने के लिए एनर्जी हमको किसने दी? टरबाइन ने। टरबाइन के पास एनर्जी किससे आई? स्टीम से। स्टीम के पास एनर्जी गर्म पानी से। पानी गर्म किससे हुआ? कोयले के जलने से, जो कि केमिकल एनर्जी थी। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई। अब हमने 2 तार लगाई और अपने घर पर उस करंट को ले आए। दिस इज हाउ ए पावर हाउस यूज द कोल एंड सप्लाई अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आया? तो हमने कहा हाँ आया। क्यों समझ आया हमको? प्रोसेस क्या है हमारा कि हमने इस पूरे प्रोसेस को तोड़ दिया, तोड़ के छोटी छोटी प्रोसेस बना दी और एक एक प्रोसेस के प्रिंसिपल को पढ़ा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बदलती है, तो थर्मोडायनेमिक्स में उसके वॉल्यूम का क्या होता है। अगर उसका वॉल्यूम बढ़े तो उसको हम एक नोजल में से निकालेंगे तो लार्ज प्रेशर और स्मॉल प्रेशर होने से वो बड़ी स्पीड से जाएगी काइनेटिक एनर्जी बन के। इस तरह के छोटे छोटे लॉज हमने पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, मैकेनिक्स के लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज, केमिकल रिएक्शन के लॉज कि C+O2 CO2 और हमको हीट मिलती है। ये सारे लॉज हमने क्या किए, एक बहुत बड़ी प्रोसेस कन्वर्टिंग कोल टू इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को हमने रिड्यूस कर दिया छोटे छोटे लॉज में, और रिड्यूस करने के बाद हम उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। दैट इज स्टडिंग फिजिक्स। सो व्हेन वी स्टडी फिजिक्स वी फर्स्ट रिड्यूस ए लार्ज प्रोसेस टू ए many small processes and then we study each process separately. This process, this method is known as reductionism and this is a method to study physics. This is the thrust area of physics. Okay, now let's write it. What is reductionism? So to understand or to derive properties of a bigger or more complex system, the properties of its simpler, छोटे constituents are taken into account. This approach is known as reductionism. और इसका एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ कोल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर हाउस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट इट कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेल if it is divided into small parts and each part is based on a different phenomena of physics, different law of physics, then we can understand. So to understanding physics by this method is known as reductionism. So which are the two thrust areas in physics? Unification and reductionism. दोनों की डेफिनेशन और दोनों का एग्जाम्पल ये आपको याद करना है, ठीक है।